Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir, I am teaching you guys physics. So my dear children, हम लोग अभी तक जो डील कर रहे हैं, we are basically dealing with the textbook unsolved numericals, okay? जो चैप्टर के सबसे एंड में है. हम लोग अभी चैप्टर कौन सा डील कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. हम लोग ने उसके एंट्रेंस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने तो डिस्कस कर दिए हैं, टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स और टेक्स्ट बुक के बाहर के भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने डिस्कस कर दिए हैं. अब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सो वी विल गेट अ बेटर प्रैक्टिस. ओके, सो टेक्स्ट बुक के अंदर के फर्स्ट से लेकर 12th तक के न्यूमेरिकल्स हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं. अभी मैं जो आपके सामने मैं डील कर रहा हूँ दैट इज नथिंग बट इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ बाकी के जो सम्स हैं वो, दैट इज सम नंबर 13 ऑनवर्ड्स. सम नंबर 13 की अगर बात करें तो सम नंबर 13 का क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले कर चुका हूँ यहाँ पर. सो लेट मी रीड इट फॉर यू गाइस. अ मार्बल ऑफ मास 2m traveling at 6 centimeter per second is directly followed by another marble of mass m with double speed. After collision, the heavier one travels with an average initial speed of the two. Calculate the coefficient of restitution. So यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है coefficient of restitution. ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं. So sum number 13 here we have a marble of mass, मतलब फर्स्ट वाला मास है 2m. ओके, फर्स्ट वाले का इनिशियल स्पीड है u1 which is nothing but 6 centimeter per second. वैसे सारे के सारे अगर सेंटीमीटर पे रखूंगा तो काम चल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से वैसे भी. तो आई विल डू वन थिंग, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रखता हूँ. सी आइडियली स्पीकिंग उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, बट अगर आपने फॉर्मूले में हर जगह सेंटीमीटर रखा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्या है? फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो इन दोनों के बीच का ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो ऊपर भी कन्वर्जन फैक्टर 10⁻² आएगा, नीचे भी कन्वर्जन फैक्टर 10⁻² आएगा. दोनों कैंसिल होकर एंड में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेम ही मिलेगा. सो अगर आपने हर जगह वेलोसिटीज का यूनिट सेंटीमीटर ही लिया तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ. अब आगे बढ़ते हैं. इज डायरेक्टली फॉलोड बाय अनदर मार्बल ऑफ मास m. तो दूसरा एक मार्बल है भाई जिसका मास m है विद डबल स्पीड. ओके ठीक है भाई, उसका स्पीड क्या होगा? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आफ्टर कॉलिजन द हेवियर वन ट्रैवल्स. अभी इन दोनों में से हैवी कौन है भाई? 1 है. सो हेवियर वन ट्रैवल्स विथ सम स्पीड. कितना स्पीड है बोला? विथ एवरेज इनिशियल स्पीड ऑफ द टू, मतलब दोनों का एवरेज स्पीड. तो 6 + 12/2 एवरेज ऐसे निकाला जाता है, दैट इज 18/2. कुल मिलाकर हमें मिलेगा 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सो उन्होंने यहाँ पर E का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है. इट्स नॉट अ बिग डील यार. उन्होंने फाइनल वेलोसिटीज दिया है, इनिशियल वेलोसिटी और मास दे दिया है. आप लोग को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है. अब बोलो कि सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो उधर v2 - v1/u1 - u2 होता है. तो हमें v1 तो पता है बट v2 नहीं पता है. क्या करेंगे हम लोग? टेंशन मत लो माय डियर चिल्ड्रन. आप एक काम कीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली ना v1 का एक्सप्रेशन आप एक बार यूज करने की कोशिश कीजिए. जैसे कि v1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा m1 minus em2 upon m1 plus m2 multiplied by u1 plus m2 1 plus e multiplied by u2 upon m1 plus m2. ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कीजिए, इसमें से आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. ये फॉर्मूला तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है वैसे भी. सो इसके अंदर m1 m2 के वैल्यूज है आपके पास, u1 u2 के वैल्यूज है आपके पास, v1 का भी वैल्यू आपके पास. अननोन कौन है? एक ही अननोन बचता है, दैट इज e. सॉल्व करके आंसर ही मिल जाएगा. चलो ट्राई करके देखते हैं. चलो v1 का एक्सप्रेशन में डाल दूंगा 9 इज इक्वल टू m1 का एक्सप्रेशन 2m और m. ओके, सो दिस इज 2m माइनस e टाइम्स m अपॉन 2m प्लस m कुल मिलाकर 3m मल्टीप्लाइड बाय u1 की जगह पे I'll put 6 plus over here I'll put m in the bracket 1 plus e. u2 की जगह पे I'll put 12 upon 3m. So what I'll do now, first of all ये m और m को कैंसिल कर दूंगा, इधर से भी m को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूंगा. एंड ये जो 3 है इसको 6 के साथ कैंसिल करके 2 बचेगा, ये 3 को 12 के साथ कैंसिल करके यहाँ पर 4 बचेगा. सो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास बचेगा 9 इधर रहेगा. यहाँ पर एक काम करता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ. 2 × 2 is 4 minus 2e प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 4e. ये दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम लोग, 4 + 4 होता है 8, 8 इस तरफ आ जाएगा -8, 9 - 8 हो जाएगा 1. 2e और 4e का सब्ट्रैक्ट लाइक -2e + 4e हो जाएगा 2e
फाइनली ई का वैल्यू हो जाएगा हाफ या फिर 0.5. दैट्स योर आंसर. था ना काफी सिंपल. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. सो माय डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आप लोगों ने लिख लिया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ 2 मीटर लॉन्ग वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 kg इज पिवटेड that is supported from below at 0.5 meter from either end. ये जो बोला है इन्होंने, ये एक बार बना के देखते हैं. 2 मीटर वुडन प्लैंक, दिस इज 14th सम. ये रहा एक वुडन प्लैंक, 2 मीटर का लेंथ है मान लीजिए. इसको 0.5 मीटर यहाँ से, मतलब यहाँ तक अगर 1 रहेगा तो उसका आधा, चलो यहाँ पर है 0.5, इसका आधा यहाँ पर वापस 0.5. तो इसका मास कितना बोला है, किसका, जो प्लैंक है, प्लैंक का मास इन्होंने बोला है 0.5 kg. तो इसका टोटल मास का जो वेट रहेगा वो वेट सेंटर से हम लोग नीचे की तरफ दिखाएंगे. सो मास 0.5 kg है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg एक्ट होगी. m is 0.5. अब यहाँ पर sorry, my mistake, it is not 0.5 actually, it is 20 kg. So 20 kg, same story, mass into acceleration due to gravity, नीचे की तरफ 2g एक्ट हो रही है, 20g एक्ट हो रही है. ओके, अभी ये जो सपोर्ट है यहाँ से भी 0.5 का डिस्टेंस बोला है और यहाँ से भी 0.5 का डिस्टेंस बोला है. सेम डिस्टेंस, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, पूरा खिचड़ी हो जाएगा ना, इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो मान लीजिए इसको मैं ओरिजिन पकड़ लेता हूँ. इसको अगर मैं ओरिजिन पकड़ूंगा, यहाँ से यहाँ तक 0.5 का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, अभी सीधी सी बात है, ये 0.5 है, ये टोटल 2 मीटर है. ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 मीटर. एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 0.5. ठीक है, हाल फिलहाल के लिए इतना रखते हैं. आगे बढ़ के देखते हैं. अ पर्सन ऑफ मास 40 kg स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम वन ऑफ दीज पिवट्स टू द फादर एंड. एक पिवट से स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड की तरफ चल रही है. हाउ फार कैन द पर्सन वॉक बिफोर द प्लैंक टॉपल्स. ओके, मतलब मान लीजिए एक बंदा है, उसने स्टार्ट किया यहाँ से चलना यहाँ से स्टार्ट कर दिया. ओके, चलना यहाँ से स्टार्ट कर दिया. किस तरह चल रहा है, दूर वाले एंड की तरफ चल रहा है. चलेगा, अभी सीधी सी बात है, जब तक वो इन दोनों के बीच में, तब तक तो प्लैंक टॉपल का मतलब क्या होता है, ऐसा पलटी होके जाना. पलटी होके तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो बीच में रहेगा. पलटी होके जाने का चांसेस कब है, ये वाले इसको क्रॉस करके आगे जब जाएगा तो एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पर ये प्लैंक, मतलब ये बंदे का वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्लैंक का वजन कम पड़ेगा एंड प्लैंक जो है वो पलटी हो जाएगा. तो वो पोजीशन कहां पर आएगा. सो लेट मी से कि वो बंदा जब यहां तक ट्रैवल किया, ओके, वो बंदा जब यहां तक ट्रैवल किया तब जाके प्लैंक पलटी हो रहा है, ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ. मतलब जस्ट पलटी होने वाली है, जस्ट मैं अज्यूम करता हूँ. ओके, सवाल ये कि उसने कितना दूरी, कितना डिस्टेंस वॉक किया. अब सीधी सी बात है, कितना डिस्टेंस वॉक करेगा. अभी ये पोजीशन से अगर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. लेट मी कॉल दैट डिस्टेंस एज एक्स, जो हमें फाइंड करना है. सो एक्स हमारा आंसर होगा, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है. नाउ लेट्स ट्राई इट आउट कि कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहली बात, ये पलटी जब होगा, पलटी होने का मतलब क्या होता है. पलटी होने का मतलब देखो, ऐसे जो पड़ा हुआ प्लैंक ना, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब रोटेट होगा. समझ में आ रही है, रोटेट. यहाँ पर रोटेशन की बात चल रही है. जैसे रोटेशन का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, वैसे ही समझ लेना कि यहाँ पर हमें टॉर्क इस्तेमाल करना है. सो जब तक ये पलटी नहीं हो रहा है तब तक रोटेशनली स्टेबल है, मतलब रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है. रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये होता है कि टोटल टॉर्क इसके ऊपर जो भी एक्ट हो रही है वो कितना होगा, 0 होगा. इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम. सो इन दिस सम वी आर बेसिकली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, सो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब तक पलटी नहीं होगा तब तक रोटेशनली इक्विलिब्रियम है. लेट मी से यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ यहाँ तक पलटी नहीं हुआ था. इस पर्टिकुलर पॉइंट से जस्ट अभी पलटी होना स्टार्ट होने वाला, मतलब अभी तक पलटी हुआ नहीं, जस्ट स्टार्ट होने वाला है. सो जस्ट ऐसा पॉइंट के फर्क पे है वो, हल्का सा भी वो हिल गया मतलब पलटी होगा. सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर है वो. सो अभी तक पलटी नहीं हुआ है, दैट मीन्स अभी तक रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट को मैं चलो पॉइंट पी बोल देता हूँ, इसको मैं ए बुला लेता हूँ, इसको मैं बी बुला लेता हूँ, जस्ट रैंडमली बुला रहा हूँ. ये इसको ओ बुला लेता हूँ. ओके, लेट, मैं बोलूँगा व्हेन the man
is at point P, the plank is just about to topple, just about to topple. So at point P पे भी जब भी मैन P पर भी रहेगा तभी भी वो अभी तक तो टॉर्क ऐसा जीरो पे ही है, टोटल टॉर्क जीरो पे ही है, जस्ट अभी भी इक्विलिब्रियम पे ही है। थोड़ा सा और आगे गया ना मतलब इक्विलिब्रियम उसका छूट जाएगा, मतलब अभी तक छूटा नहीं, अभी तक इक्विलिब्रियम में है। सो ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में है मान लेते हैं। सो अभी कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट मीन्स मैं बोलूंगा कि टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू, देयरफॉर टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू जीरो। अभी टोटल टॉर्क जब मेजर करते हैं तो आप तो जानते हैं कि टोटल टॉर्क मेजर करना है तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के हिसाब से मेजर करना होता है, सही बात है कि नहीं? कोई भी एक एक्सिस के हिसाब से मेजर करना होता है। अब सिंपल सा फंडा, ये बंदा अगर यहाँ पर खड़ा रहेगा तो यहाँ से अगर ये पलटी खाएगा तो कौन से एक्सिस के दम पे पलटी खाएगा? बी के एक्सिस के दम पे पलटी खाएगा। अभी तक तो पलटी खाए नहीं, बट खाएगा तो सीधी सी बात है ना। अभी आप ही सोचो ना, ये जब घूमेगा तो बी के एक्सिस पे रख के ऐसा पलटी होगा, ये ऐसा। तो बी को एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ते हैं विथ axis at point B, with axis at point B, with axis at point B, okay? सो पूरे टॉर्क का सिस्टम जीरो है, हम तो जानते हैं। अभी चलो जीरो है तो अभी हम लोग कैलकुलेट भी करने की कोशिश करते हैं। अभी टॉर्क किस किस चीज़ों की वजह से टॉर्क हो सकती है? सबसे पहली बात, ये बंदा यहाँ पर है, ओके? टॉर्क किस किस चीज़ों की वजह से हो सकती है? एक तो इसका खुद का वजन नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, दूसरा यहाँ पर ये जो बंदा है ना, ये बंदा उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो बेसिकली दो ही चीज़ें हैं जो इसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट कर रही है। ये पॉइंट के हिसाब से एक टॉर्क 20g नीचे की तरफ लेके जा रही है, एक टॉर्क इसका वजन मास जो है 40 बोला है, देयरफॉर 40g इसको नीचे की तरफ लेके जा रही है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इट इज़ अंडरस्टूड कि दैट विल बी नथिंग बट 0.5, है कि नहीं? एंड बस हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक बार मिल गया तो ये डिस्टेंस को इधर से इधर तक क्या है, देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? 0.5 है। मतलब यहाँ से अगर 0.5 है, टोटल अगर 2 मीटर है तो ये हाफ मतलब 1 मीटर होगा। उसका भी ये पर्टिकुलर जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट 0.5 के डिस्टेंस पे है करके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बचा हुआ डिस्टेंस 0.5 रहेगा। ड्यू टू सिमेट्री ये भी 0.5 रहेगा। अगर हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया तो ये टोटल डिस्टेंस तो ईजिली मिल जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं ना, इस डिस्टेंस को, ऊपर वाले डिस्टेंस को मैं d बोलता हूँ, इसको मैं x बुलाता हूँ। सो d इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस x। तो पहले x तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? अब टॉर्क ड्यू टू द 20 kg एक तरफ, मतलब किस तरफ? ये b के हिसाब से ये वाला टॉर्क किस तरफ एक्ट हो रही है? अगर आप देखोगे तो ये वाला टॉर्क ऐसे जाने की कोशिश कर रही है, ऐसे। सो ऐसे जा रही है मतलब इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव, ओके? बी के हिसाब से अगला वाला मैन का टॉर्क किस तरफ जा रही है? क्लॉकवाइज जा रही है। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। मैन का टॉर्क मतलब इट इज 40, टाउ 40, ओके? टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इज 20g माइनस इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज x मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कितना है? 40g इज इक्वल टू 0। तो x को उस तरफ लेके जाओ या फिर दूसरे वाले पार्ट को उस तरफ लेके जाओ। एनीवे x मल्टीप्लाइड बाय 40g विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20g। आप g और g को कैंसिल कर दीजिए यहाँ पर। ये 0.5 और 20 को, 0.5 मतलब हाफ होता है, 20 के साथ कैंसिल होकर इधर 10 बचेगा, 10 का एक जीरो इधर कट जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू मिलेगा आपको 1/4 मीटर, या फिर मैं x को लिख सकता हूँ 0.25 मीटर, ओके? अब यहाँ से क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है कि x कितना है, क्वेश्चन में क्या पूछा? मैन ने कितना चला, मैन कितना चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 1 मीटर चला, उसके आगे x चला। सो मैन जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज 1 प्लस x, मतलब 1 प्लस 0.25, कुल मिलाकर 1.25 मीटर चलने के बाद जाके प्लैंक टॉपल हुआ, तब तक टॉपल नहीं हुआ, ओके? सो आई बिलीव दिस मच इज क्लियर। टोटल टॉर्क 0 लिया, एक टॉर्क इसकी वजह से, एक टॉर्क इसकी वजह से, डाल के सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो माय डियर चिल्ड्रन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। नाउ
15th question, a 2-meter long ladder of mass 10 kg is kept against a wall such that its base is 1.2 meter. Okay, पहले इतना हम लोग बना के देख लेते हैं. ये रहा एक वॉल, ये रहा हमारा लैडर, ये उसका बेस है. ओके, लैडर का टोटल लेंथ बोला है 2 मीटर. ठीक है, हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर. ओके, इसका मास है 10 kg, मतलब लैडर के सेंटर से 10 g नीचे की तरफ एक्ट हो रही है. इट्स केप्ट अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स बेस इज 1.2 मीटर. सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को 1.2 मीटर करके बोला है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर. अवे फ्रॉम द वॉल, द वॉल इज स्मूथ बट द ग्राउंड इज रफ. मतलब ये रफ है, ये रफ है मतलब यहाँ पर एक फ्रिक्शन एक्ट हो रही है. बाय द वे वॉल पे कनेक्टेड है ना, ये सरफेस है ना, ये कोई भी सरफेस पे कनेक्ट हुआ तो कुछ ना कुछ तो नॉर्मल रिएक्शन होता ही है. वॉल से ऐसा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, नीचे से एक ऐसा टाइप ऑफ नॉर्मल रिएक्शन रहेगा. जस्ट बना के रख रहा हूँ कि ऐसा है भाई. The roughness of the ground is such that it offers a maximum horizontal resistive force, that is for sliding motion, half that of the normal reaction at the point of contact. So ये point of contact में जो भी normal reaction रहेगा, इसका आधा रहेगा ये friction, मतलब resistive force मतलब friction ही होता है. For sliding, a monkey of mass 20 kg starts climbing the ladder. How much far can it climb along the ladder? How much is the horizontal reaction at the wall? So हमसे दो चीज़ें पूछा है. मंकी का मास है 20 kg. ओके, सो एक मंकी है, वो लैडर क्लाइंब करके जा रहा है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ, चलो मंकी यहाँ तक क्लाइंब किया, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ. आई एम नॉट वेरी श्योर कि कहाँ तक उसने क्लाइंब किया. सो मंकी यहाँ तक क्लाइंब किया तो लैडर स्लिप होना शुरू हो गया करके मैं अज्यूम करता हूँ. क्वेश्चन में उन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं. एक तो पूछा है कि भाई ये रेजिस्टिव फोर्स कितना है करके पूछा है. दूसरा, ये वॉल से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना आया है ये पूछा गया है. यस, एट द वॉल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना मिला है करके पूछा. ये दो चीज़ें पूछा है. फाइंड करते हैं, 1 by 1 फाइंड करेंगे हम लोग. लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. सबसे पहली बात देखते हैं कि भाई यहाँ पर ओवरऑल एक एनालिसिस करते हैं. सो अब तक क्या मंकी ने क्लाइंब किया है, क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंब करने के बावजूद भी ये स्लिप नहीं हो रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है. व्हेन वी से इक्विलिब्रियम, ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, हर तरफ से इक्विलिब्रियम में है ये. सो कौन सा इक्विलिब्रियम हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर दे सकता है, चलो देख लेते हैं. पहली बात तो हमें जानना है कि भाई कितना क्लाइंब करना पड़ेगा उसको. वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना क्लाइंब करना पड़ेगा. अब सीधी सी बात है, ये टोटल लेंथ अगर 2 मीटर है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, चलो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसको मैं 1 मीटर बोल सकता हूँ. ओके, एंड यहां से ऊपर तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा, इसको भी मैं बुला सकता हूँ मे बी x. जस्ट रैंडमली मैं उसको x बुला देता हूँ. सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि भाई x कितना होता है, ये पूछा है. एंड देन सेकंड टाइम में पूछा है फ्रिक्शन कितना है. थर्ड में पूछा है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन कितना है. ये तीन चीज़ें बेसिकली पूछा है. नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एक्चुअली बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. कैसे फाइंड कर सकते हैं बता देता हूँ. सबसे पहली बात है ना, मैं बोल देता हूँ कि ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे है. So this thing is, it is equilibrium. Equilibrium का मतलब क्या होता है? Sum of all forces along the y-axis is also equal to 0. अब along y-axis कितने forces हैं यहाँ पर? आप ऊपर नीचे y-axis पे कितने forces हैं देखो. एक तो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है -20g, -10g, ऊपर की तरफ एक्ट हो रही है n1, है ना. तो इज इक्वल टू 0. सो इसका मतलब n1 का वैल्यू होगा 20g प्लस 10g मतलब 30g मतलब 300 न्यूटन. ये मिल गया n1 का वैल्यू. एक बार n1 का वैल्यू मिल गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू इजीली मिल जाता है. फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा n1/2. कुल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई? 150 न्यूटन. सो सबसे पहले तुम्हारा सवाल था कि फ्रिक्शन कितना है, हो गया, आंसर मिल गया 150 न्यूटन. एक बार हमें पता चल गया फ्रिक्शन अगर 150 न्यूटन है, अभी अप्लाई करो हॉरिजॉन्टल
इक्विलिब्रियम कंडीशन, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब एक्स एक्सिस पे कितने फोर्सेस है देखो, दो ही फोर्सेस है, एक तो फ्रिक्शन है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है माइनस एफ डाल देता हूँ, और एक N2 है जो राइट हैंड साइड पे है प्लस N2 डाल देता हूँ, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर F इज इक्वल टू N2 मिलेगा। F का वैल्यू अगर 150 है तो N2 का भी वैल्यू हो जाएगा 150 न्यूटन। सो दो आंसर्स तो मिल ही गए हैं, एक फ्रिक्शन मिल गया और एक N2 भी मिल गया। अब एक और आंसर बाकी है, दैट इज एक्स फाइंड करना है। एक्स कैसे फाइंड करेंगे, चलो इस बार अभी हम लोग ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी ले लेते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेने के पहले ना थोड़ा सा हमें डेटा चाहिए। सो उसमें क्या होता है, हमें टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट बी। विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी अगर हम लोग ने टॉर्क निकालने की कोशिश की तो हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। सो अभी किसी ना किसी एंगल को तो मुझे थीटा कंसिडर ही करना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? सॉरी, मैं काम कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर एंगल को थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। ये थीटा फाइंड करने की कोशिश करनी है, ये थीटा, ये भी थीटा एंड ये भी थीटा, ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। अब ये थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है यार। अभी देखो थीटा, ये ऑपोजिट, ये हाइपोटेन्यूस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पे मैं लिख सकता हूँ दैट साइन थीटा इज इक्वल टू opposite, that is 1.2 upon hypotenuse 2, that is in short 0.6। sin थीटा का वैल्यू मैं 0.6 लिख सकता हूँ। तो इतना वैल्यू आप दिमाग में रख लीजिएगा, ओके। अभी सिमिलरली अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना तो मुझे एडजेसेंट का भी, चलो डायमेंशंस एक एक करके निकाल ही लेते हैं। सी इफ दिस इज 1.2, दिस इज 2, तो ये कितना होगा। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से चलो मैं इसको O बुला लेता हूँ, या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ C बुला लेता हूँ। तो सीधी सी बात है कि भाई AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज हाउ मच, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस CB स्क्वायर, CB स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा, 1.2 का स्क्वायर हो जाता है 1.44। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 2.56 AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू मिल जाएगा 1.6, तो ये मिल जाएगा 1.6, ओके ठीक है 1.6 मिल गया। हमें जस्ट डायमेंशंस निकाल के रखा हो। तो cos थीटा अगर कहीं पर भी हमें यूज करने की जरूरत पड़े, cos theta will be equal to adjacent upon hypotenuse. Adjacent is how much, 1.6 upon 2, that will give you 0.8। so जैसे जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात सॉरी सबसे पहली बात हमें पता करना है कि भाई चलो टॉर्क अप्लाई करना है ना, टाउ इज इक्वल टू, लाइक मैं बोल सकता हूँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहा हूं मैं। सो सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट बी। सो पॉइंट बी पर सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक टॉर्क एक्ट हो रही है। मैंने आप लोगों को क्लियरली सिखाया कि आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, आपके लिए सेफ रहेगा। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप डालना चाहते हो, दैट मीन्स ये फोर्स है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ये। सो ये फोर्स अगर डाल रहे हो तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो। सिमिलरली अगर ये फोर्स डाल रहे हो तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो। चलो ये फोर्स के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले टॉर्क जो है ना, मतलब मैं एक एक करके बताता हूँ। ये वाला टॉर्क पॉइंट बी के हिसाब से ये वाला टॉर्क उसको किस तरफ घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो मैं बोलूंगा प्लस टॉर्क ड्यू टू 10। दूसरा ये वाला टॉर्क भी उसको किस तरफ घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस टॉर्क ड्यू टू 20। तीसरा क्या बचा, ये वाला टॉर्क उसको क्लॉकवाइज घुमा रही है, इसी वजह से माइनस टॉर्क ड्यू टू N2 इज इक्वल टू 0। सो इसी वजह से मैं लिख सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू N2 विल बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू 10 प्लस टॉर्क ड्यू टू 20। अब एक एक करके ज्वाइन करते हैं, ध्यान से सुनना। टॉर्क ड्यू टू N2, टॉर्क ड्यू टू N2 के लिए मतलब इस पॉइंट से इसका टॉर्क कितना होता है, इसका टॉर्क कितना होगा, ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 1.6। सो टॉर्क ड्यू टू N2 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.6 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, दैट इज N2, ओके। ये होगा टॉर्क ड्यू टू N2। अभी टॉर्क ड्यू टू 10 की वजह से टॉर्क, ये होगा फोर्स, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सीधी सी बात है, लॉजिकली स्पीकिंग अगर टोटल 2 मीटर के हाफ पर है ये, दैट इज 1 मीटर, सो इसके भी हाफ पर ही होगा ये,
दैट इज 0.6 मीटर. सो ये 10 इंटू 0.6 रहेगा यहाँ पर. सो 0.6 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 10g. ये होगा टॉप ड्यू टू 10 प्लस सेम स्टोरी. ये डिस्टेंस कितना है अभी पता करना है, मल्टीप्लाइड बाई 20g. अभी ये डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? कंसिडर करो ये ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, कंसिडर करो ये ट्राइंगल, ये डिस्टेंस पता करना है. दिस इज हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस कितना? x. अगर हाइपोटेन्यूस x है, ये थीटा है, ये ऑपोजिट है, सो दिस ऑपोजिट विल बी इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई x. सो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे मैं लिखूंगा x मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 20g. इतना मैं लिख लूंगा. अब वैल्यूज एक एक करके डाल देते हैं, वैल्यूज एक एक करके. ओके 1.6 मल्टीप्लाइड बाय N2 का वैल्यू कितना है? 150 न्यूटन. 150 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 इज व्हाट? 60. ओके 60 इंटू 10 इज व्हाट? जी का भी वैल्यू तो 10 ही होता है ना. 60 इंटू 10 कितना होता है? 600. ओके सॉरी 0.6 इंटू 10 होता है 6. 6 इंटू 10 होता है 60. यहाँ पर आएगा 60. ओके प्लस x का वैल्यू पता नहीं, वही तो पता करना है. साइन थीटा का वैल्यू हम लोग ने इधर ऑलरेडी निकाल के रखा है, दैट इज नथिंग बट 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू जी इज हाउ मच? 200. 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 कीजिए, हो जाएगा 120. अब एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे. LHS में क्या है भाई? 60 है प्लस 120x है. अभी नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 1.6 इंटू 150 इज सी 1.6, एक जीरो इधर डाल देंगे तो 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 हो जाता है 240 LHS में. ये 60 को इस तरफ लेके आता हूँ -60. ओके सो ओवर हियर जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा 240 और दिस इज 240 एक्चुअली. ओके 60 को इधर लेके आता हूँ. सो 240 माइनस 60 गिव्स यू 180 इज इक्वल टू 120x. देयरफॉर x का वैल्यू मिल जाएगा 18/12. दैट इज नथिंग बट आई बिलीव 6 3s are and 6 2s are. दैट विल गिव यू 1.5 मीटर. सो फाइनली आपका आंसर होगा x इक्वल टू 1.5 मीटर तक. मंकी अगर क्लाइंब करेगा तो भी हमारा लैडर जो है वो स्लिप नहीं होगा, लैडर अपने जगह पे स्टेबल रहेगा. सो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट आई बिलीव ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. सो पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, देन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, देन रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसिडर किया, तब जाके हम लोग को सोल्यूशंस मिल गया. प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. So I believe आप लोग ने लिख लिया है. Reading the next question, that is question number 16. Okay, 4 uniform solid cubes of edges 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter and kept on the ground touching each other. Locate the center of mass of their system. चलो center of mass locate करने का टाइम आ गया अभी. Question number 16. मान लीजिए जो भी ग्राउंड पे रखा है ये ओरिजिन है. ये रहा एक क्यूब जिसका 10 सेंटीमीटर का ये थिकनेस है. ये रहा दूसरा क्यूब जिसका 20 सेंटीमीटर का थिकनेस है. ये रहा तीसरा क्यूब जिसका 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, थिकनेस है. ये रहा चौथा क्यूब जिसका 40 सेंटीमीटर का थिकनेस है. ओके सो ऐसे 4 क्यूब्स हैं. इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. सो क्या होता है, सी 4 डिफरेंट पॉइंट्स जैसे कंसिडर करके सॉल्व करेंगे तो इजी होता है. 4 डिफरेंट क्यूब करके कंसिडर करेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो इन दिस केस व्हाट यू डू, 4 डिफरेंट पॉइंट्स जैसे कंसिडर करो. तो हर एक पॉइंट का मतलब अभी देखो पूरे के पूरे क्यूब को एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट आर यू गोइंग टू डू, फर्स्ट क्यूब का सेंटर ऑफ मास निकाला, यहाँ पर डाल दिया. सेकंड क्यूब का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, थर्ड क्यूब का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, फोर्थ का यहाँ पर. अभी इंडिविजुअल बॉडी से तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका सेंटर ऑफ मास मतलब उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है. अभी हम लोग को स्कूल लेवल में हम लोग ने इतना तो सीख ही लिया कि कोई भी चीज़ का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पर पता करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है. अभी इसका टोटल विड्थ 10 है तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पर होगा, मतलब इसका मैं पोजीशन फर्स्ट बॉडी जो है, फर्स्ट बॉडी का मास मतलब चलो ठीक है, फर्स्ट बॉडी का पोजीशन, दिस इज फर्स्ट बॉडी, उसका पोजीशन दैट इज उसको मैं चलो 5,5 बोल देता हूँ. ओके 5,5 मतलब 10 का हाफ 5, 10 का हाफ 5.
उसके बाद सेकंड बॉडी का पोजीशन, जब सेकंड बॉडी का सेंटर का पोजीशन कैसे निकालेंगे इस ओरिजिन के हिसाब से। अभी देखो सेकंड बॉडी का विड्थ जो है वो 20 है, उसका हाफ रहेगा 10, लेकिन ये 10 करके डायरेक्टली मैं 10 नहीं लिखूंगा क्योंकि दिस इज व्हाट एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये 10 प्लस पीछे का ये 10, 10 प्लस 10 टोटल 20 होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकंड बॉडी। ओके, देन उसका y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 20 टोटल रहेगा, तो उसका हाफ कितना रहेगा भाई 10। तो सेकंड वाले का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। अब चलो थर्ड का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। थर्ड का कोऑर्डिनेट, थर्ड का x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से मतलब ये डायमेंशन इधर लिख लेता हूँ, ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। 10, 20, 30 एंड 40। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक 10 प्लस 20 टोटल कितना हो गया 30, और ये 30 का हाफ कितना हो गया 15। 30 प्लस 15 कितना होता है भाई 45। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 45, वाई कोऑर्डिनेट 30 का हाफ हो जाएगा 15, एंड फोर्थ का कोऑर्डिनेट 10, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 हो जाएगा 60, 60 प्लस 40 का हाफ हो जाएगा 20, 60 प्लस 20 हो जाएगा 80, एंड 40 का हाफ यहाँ पर भी 20। ये हो जाएगा 4 कोऑर्डिनेट्स। अब हमें पता करना है कि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कितना है। तो एक्सीएम का एक्सप्रेशन हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड m4x4, ऐसा पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर छोटा सा एक कंफ्यूजन सभी लोगों को होता है, यार यहाँ पर तो मास के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, मास के बारे में नहीं बोला तो। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट इमेजिन करो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मास बेसिकली क्या होता है, मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इन्होंने बोला है कि इट इज अ क्यूब, और क्यूब का डायमेंशन भी दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम पता है आपको। तो हर जगह जहां पर भी आपके पास मास आएगा, पहले मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि इन जनरल डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये चीज सिर्फ दिमाग में रखो, हो गया काम खत्म आपका। तो एक्सीएम विल बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। एक काम करता हूँ, हर एक जगह पे m के जगह पे लिखूंगा रो इंटू वी। अब सबका डेंसिटी सेम रहेगा, तो यहाँ पर अंदर बचेगा v1, यहाँ पर अंदर बचेगा v2, यहाँ पर अंदर बचेगा v3, यहाँ पर अंदर बचेगा v4 अपॉन, मतलब ये कॉमन में बाहर रहेगा डेंसिटी। यहाँ पर नीचे क्या रहेगा वापस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। हर जगह डेंसिटी को कॉमन निकालने के बाद बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। डेंसिटी और डेंसिटी को कैंसिल, बाकी बस वैल्यूज डाल दीजिए, बात खत्म। ये v1 का वैल्यू क्या होगा, v1 का वैल्यू हो जाएगा 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x1 का वैल्यू है 5 प्लस v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x2 का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस v3 का वैल्यू है 30 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x3 का वैल्यू हो जाएगा 45 प्लस v4 का वैल्यू है 40 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x4 का वैल्यू हो जाएगा 80 अपॉन 10 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस 30 क्यूब प्लस 40 क्यूब। अब क्या करना है आपको, हर जगह से क्यूब वाला जो 10 है ना, 10 क्यूब को कॉमन निकालता हूँ मैं, कॉमन निकाल के कैंसिल कर देता हूँ ऊपर से और नीचे से। अभी क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा और सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 5 अकेला आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 क्यूब होता है 8, 8 प्लस 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 16, 5 प्लस 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 क्यूब होता है 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस 4 क्यूब होता है, 4 स्क्वायर होता है 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 64, 64 मल्टीप्लाइड बाय 80 अपॉन यहाँ पर है 1, 1 प्लस 2 क्यूब होता है 8 प्लस 3 क्यूब होता है 27 प्लस 4 क्यूब होता है 64। सो माय डियर चिल्ड्रन, अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू मिलेगा आपको 6356, नीचे मिलेगा 100। सो कुल मिलाकर आपका एक्सीएम का वैल्यू रहेगा 63.56। यहाँ पर डायमेंशंस जो दिए हैं वो डायमेंशंस
दिया है सेंटीमीटर में, अगर दिया रहेगा तो जो भी यूनिट दिया रहेगा वो यूनिट उसका वैल्यू रहेगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। अब सिमिलरली YCM फाइंड करने की कोशिश करते हैं। YCM का भी फॉर्मूला सेम ही होगा। सी बेसिकली क्या होता है, सिर्फ x के जगह पे आपको क्या डालना है, y डालना है। ओके, सो V1 y1 प्लस V2 y2 प्लस V3 y3 प्लस V4 y4 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ओके, अब v की जगह पे बाकी पूरा स्टोरी सेम ही है भाई। v की जगह पे क्या डालूंगा मैं, यहाँ पर जो भी वैल्यूज डाले सेम टू सेम वहाँ पर वही डालना है आपको। सो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इट्स लाइक 10 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y1 का वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस यहाँ पर आएगा 20 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y2 का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इट इज 10 प्लस 30 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 40 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 10 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस 30 क्यूब प्लस 40 क्यूब। अभी ये 10 क्यूब को मैं कॉमन निकाल के कैंसिल करता हूँ जैसे मैंने पिछली बार किया था। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 इंटू 5 क्या होता है भाई, 5 होता है। 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 इंटू 10 होता है 80 प्लस 3 क्यूब कितना होता है, 27 मल्टीप्लाइड बाय 15 यहाँ पर रहेगा, प्लस यहाँ पर 4 क्यूब कितना होता है, 64 मल्टीप्लाइड बाय 20 रहेगा हमारे सामने। देन यहाँ पर भी सेम स्टोरी रहेगा, 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64। सो यहाँ पर इन सब का कैलकुलेशन आपको मिलेगा 1770 अपॉन नीचे तो 100 ही रहेगा। एंड देन फाइनली योर आंसर फॉर YCM इज गोइंग टू बी 17.7 सेंटीमीटर। ओके, ओ आई जस्ट नाउ रियलाइज दैट ये 2 क्यूब इंटू 20 है, यहाँ पर गलती से मैंने 2 कंसिडर कर लिया। सो यहाँ पर 16 की जगह 160 आना चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 144 का डिफरेंस। तो आंसर में भी 144 का डिफरेंस आएगा। 144 अगर बढ़ेगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6500। सो आपका आंसर आएगा 6500 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 65 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर। सो x कोऑर्डिनेट होगा 65 सेंटीमीटर एंड y कोऑर्डिनेट होगा 17.7 सेंटीमीटर। आई बिलीव इतना क्लियर है। प्लीज मेक अ नोट, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। सो बढ़ते हैं माय डियर चिल्ड्रन अभी 17th प्रॉब्लम की तरफ। दैट इज द सेकंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। A uniform solid sphere of radius r has a hole of radius r/2 drilled inside. One end of the hole is at the center of the sphere while the other end is at the boundary. Locate the center of mass of the remaining sphere. So my dear children, मैं यहाँ पर डेटा लिख लेता हूँ। So here we have the 17th problem. डेटा के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं भाई। ये रहा हमारा एक स्फीयर। मान लेते हैं कि ये उसका x एक्सिस एंड y एक्सिस है। ये उसका ओरिजिन रहेगा 0,0। इनिशियली सेंटर ऑफ मास भी उसी ओरिजिन पे था। सो लेट मी कॉल द होल स्फीयर एज 1, मास m1 बोल देता हूँ। एंड उसमें से एक अलग सा स्फीयर यहाँ पर काटा गया है, एक अलग सा स्फीयर काट के लिया है। सो जो भी काट के लिया है वो स्फीयर का रेडियस है r/2। ओके, सो यहाँ पर पता करना है कि सीधी सी बात है यार, पहले कैसा था, इधर सेम मास इधर सेम मास, सेंटर ऑफ मास इधर ही था। इधर से मास रिमूव किया तो ये साइड का मास ज़्यादा हो गया, जिस वजह से सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट हो गया। जिस तरफ ज़्यादा मास है उस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ताकि वो बैलेंस करे एक दूसरों को। ओके, दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए शिफ्ट हो गया। अभी चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज 0,0, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज r/2,0। ओके, ये अपना सेकंड पॉइंट है, ये अपना फर्स्ट मास का है, ये अपना सेकंड मास का है, एंड ये अपना नया सेंटर ऑफ मास रहेगा। जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा, वो हमें फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन होगा, अब ध्यान से सुनना। सी पहले कैसा था, एक मास है उसके साथ एक और मास अगर ऐड करेंगे तो m1x1 प्लस m2x2 ऐसा होता था। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। एक मास था उसमें से दूसरा एक मास को रिमूव कर रहे हैं हम लोग। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग m1x1 प्लस m2x2, यहाँ पर हम लोग करेंगे m1x1 माइनस m2x2। बात खत्म। सो xm विल बी इक्वल टू m1x1 माइनस m2x2 अपॉन
m1 माइनस m2। अब यहाँ पर m का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ये मास की जगह पे मैं लिखूंगा डेफिनेटली डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट वाला वॉल्यूम x1 माइनस सेकेंड वॉल्यूम x2 अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2। ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करने की कोशिश। अब v1 कुछ भी हो, लेकिन x1 का वैल्यू, x1 इज व्हाट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर, ये होगा x1 और ये होगा हमारे लिए x2। ओके, x1 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस बचेगा सिर्फ इतना। सो v2 का एक्सप्रेशन मैं काम करता हूँ, अगले साइड में लिख लेता हूँ, xcm इज इक्वल टू माइनस v2 मतलब कटा हुआ स्फीयर। कटे हुए स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई, ये r क्यूब मतलब कितना होगा, r/2 क्यूब हो जाएगा ये। ओके, ये होगा v2 मल्टीप्लाइड बाय x2। x2 का वैल्यू कितना है भाई, r/2 अपॉन v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 में हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब v1 के लिए माइनस v2 के लिए 4/3 पाई r/2 क्यूब। 4/3 पाई कॉमन निकल के हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं। एंड यहाँ पर आप चाहो तो r क्यूब को भी कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद क्या बचता है, यहाँ पर न्यूमरेटर में बचता है माइनस 1/3 क्यूब इज 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 2, कुल मिलाकर हो जाता है 1/16 और ऊपर r। डिनोमिनेटर में क्या बचता है, यहाँ पर 1 बचता है, माइनस ये होगा 1/8। ओके, एंड इसको अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा r/16 अपॉन 7/8। इसमें से कैंसिलेशन कर दीजिए, फाइनली योर आंसर इज गोइंग टू बिकम माइनस r/2 इंटू 7 होता है 14। सो योर आंसर इज r/14, दैट टू नेगेटिव साइन। वाई नेगेटिव साइन, क्योंकि जहां पर भी हम लोग ने ओरिजिन कंसीडर किया उससे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है। पहले मैंने वर्बली बोला कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, अब मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, एंड दैट्स योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव आपका लिख के हो गया होगा। सो माय डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम लोग ने लास्ट के जो न्यूमेरिकल्स बचे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टेक्स्ट बुक एमसीक्यूज के, वो न्यूमेरिकल्स भी खत्म कर दिए हैं। सो बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। पार्ट 1 के अंदर पहले 6 न्यूमेरिकल्स किए हैं, पार्ट 2 के अंदर बाहर के 6 न्यूमेरिकल्स किए हैं, एंड पार्ट 3 में लास्ट के 5 न्यूमेरिकल्स जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स थे वो भी हम लोग ने कवर कर दिया है। ओके, सबसे लास्ट जो न्यूमेरिकल है 18th न्यूमेरिकल, एक्चुअली वो न्यूमेरिकल नहीं है, वो एक्चुअली थ्योरी क्वेश्चन है, वो मैथ्स द फॉलोइंग टाइप है। वो मैं आंसर बताने से अच्छा मैं बोलूँगा वो आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। अभी कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही है, ईजिली आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किसको मैच कर रही है। बहुत ही सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन है। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा मैं अज्यूम करता हूँ। So this is Jitin sir teaching for Zeta Institute of Science. See you next time with a new content. Till then, take care. Bye bye.